चुन चुन कर मारे ईरानी कमांडर्स और प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान बाल बाल बच गए। मोसाद ने बहुत शातिराना तरीके से पता लगा लिए थे ईरान के अंडरग्राउंड अड्डे। जमीन के 100 मीटर नीचे से मोसाद को मिल रहे थे सिग्नल्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स की और इसराइल के 3 बड़े अखबारों में 30 अगस्त को एक खबर छपी है और बताया गया है कि इसराइल ने चुन चुनकर ईरानी कमांडर्स और साइंटिस्ट कैसे मारे। और कहा गया यह किस्सा बेहद दिलचस्प है। मैं भी कह रहा हूं, जरा सुनिएगा। ये जासूसी की दुनिया में, इंटेलिजेंस की दुनिया में याद रखी जाने वाली दास्तान है। ये दास्तान इसराइल के शातिरपन और ईरानी इंटेलिजेंस के नाकाम होने का दस्तावेज है। इस रिपोर्ट को एक न्यूट्रल इंसान की तरह ध्यान से सुनना चाहिए और जो इस पर यकीन न करते हो वो खुद से पूछें कि जून 2025 में इसराइल ने आखिर ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को कैसे मारा। शुक्र यह है कि मसूद पेजेश्कियान बाल बाल बच गए। उनके बचने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। फिर कभी यह भी याद रखना होगा ये रिपोर्ट सुनते वक्त कि पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स जैसी नाकामी झेलने के बाद भी लेबनान का हिजबुल्लाह अपने चीफ हसन नसरल्लाह को इंटेलिजेंस की एक और नाकामी और जासूसी के चलते खो बैठा था। आपको याद होगा। तो उसी साय में इस खबर को सुनिएगा। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। चलिए अब आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। जून 2025 में इसराइल ने ईरान में एक बेहद शातिराना ऑपरेशन अंजाम दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की इंटेलिजेंस ने ईरानी अफसरों के बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के मोबाइल फोन हैक कर लिए, उनकी लोकेशन ट्रैक कर ली। वही बॉडीगार्ड्स जो सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट थे बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े कमांडर्स के लिए। उनकी छोटी सी गलती ने इसराइल को मौका दे दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक बंकर में पहाड़ के नीचे 100 फीट गहराई में सीनियर अफसर और कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। इन्हें ऑर्डर दिया गया था कि फोन साथ में ना ले जाएं ताकि इसराइल उन्हें निशाना ना बना सके। ये फोन ले भी नहीं गए। बावजूद इसके इनके बॉडीगार्ड्स ने फोन इस्तेमाल किए और वहां से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। इसी वजह से इसराइल ने इन अफसरों के ठिकानों तक पहुंच बना ली। और फिर जो ऑपरेशन किया उसके मेन पॉइंट्स जान लीजिए। बंकर के एंट्री और एग्जिट गेट पर 6 बम गिराए और इनमें बॉडीगार्ड्स मारे गए। सीनियर अफसर जो मीटिंग कर रहे थे इस बंकर में वो महफूज रहे, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स की लाशें देखी। मसूद पेजेश्कियान भी इसी मीटिंग में थे। वो बाल बाल बच गए। उनका बचना अपने आप में कहानी है। कई बार उसकी खबर सामने आई है। इसराइल का सबसे पहला बड़ा निशाना कौन बना था याद है? ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे, IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर। इनको पहला निशाना बनाया गया। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और इसराइल ने बमबारी करके उन्हें मार डाला। इसराइल के अफसरों ने माना कि बॉडीगार्ड्स का बहुत ही ज्यादा तादाद में होना और उनके फोन्स का लगातार इस्तेमाल करना उनकी ही कमजोरी बन गया और इस मौके का फायदा भी उठाया गया। इसके बाद क्या हुआ? बॉडीगार्ड्स को सिर्फ वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने के हुक्म दिए गए, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड्स ने, इन साइंटिस्ट के या इन टॉप कमांडर्स के बॉडीगार्ड्स ने इन हुक्मों के खिलाफ जाते हुए फोन्स का इस्तेमाल किया। कॉल आई, फोन उठाए, फिर इसराइल को सिग्नल मिले। इसराइल ने फिर से पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाने का मौका पा लिया। हालांकि दूसरी बार की स्ट्राइक अपने टारगेट पर पूरी तरह से नहीं लगी। ये भी एक सच्चाई है। लोग बच गए। याद कीजिए 12 दिन की हवाई जंग जो 13 जून 2025 को इसराइल के अचानक हमले से शुरू हुई थी। उसके बारे में इसराइल का कहना था कि यह हमला ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? ईरान अपने टॉप मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इसराइल के खिलाफ डेवलप कर रहा था, इसराइल के खिलाफ ताकत बना रहा था। और ये तय किया इसराइल ने कि ईरान यहूदियों के खिलाफ खतरनाक प्लानिंग को अंजाम ना दे सके, इसलिए उस पर हमला किया। ये लिखा गया इसराइल की तरफ से। टीम इसराइल की पॉलिसी क्या थी, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? अफसर ईरान के खुद फ़ोन लेकर नहीं चलते थे, लेकिन उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, बॉडीगार्ड्स थे, ड्राइवर्स थे, वो फ़ोन इस्तेमाल करते थे। इसी गलती का फ़ायदा उठाकर इसराइल ने ईरानी लीडर्स की लोकेशन ट्रैक कर ली। पहले बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के फ़ोन ट्रैक किए थे और हैक किए थे। इस जासूसी ऑपरेशन ने ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर फिर से सवाल खड़े कर दिए और इसराइल की इंटेलिजेंस की जो शातिरपन है उसका जलवा पूरी दुनिया को दिखा दिया।
इसका नतीजा क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। कई IRGC कमांडर्स मारे गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, मसूद पेजेश्कियान जैसे एक सीनियर लीडर प्रेसिडेंट वो बाल बाल बचे। ईरानी सिक्योरिटी पर सवाल उठे और इसराइल को फिर से जासूसी की दुनिया में बड़ा नाम कहकर बुलाया जाने लगा। ये इसराइल की तारीफ नहीं है, लेकिन क्या हकीकत को तस्लीम करना सच्चाई नहीं है? हमने देखा किस तरीके से इंटेलिजेंस लेबनान में फेल हुई और किस तरीके से इंटेलिजेंस ईरान में फेल हुई। हमले के दिन तक, कुछ घंटे पहले तक, ना ईरान ना ईरानी सपोर्टर्स किसी को इस बात का एतबार ही नहीं था कि इसराइल हमला कर सकता है इतना बड़ा। हमने तो एक दिन पहले ही कह दिया था कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स उड़ गए हैं, हमला अगले कुछ घंटों में होगा, लिख के रख लीजिए। और हो गया। आप में से कई ने कहा था कि आप सही निकले, और ये रिपोर्ट भी इसी बात की तस्दीक है। भाई जासूसी कैसे हुई, कमांडर्स कैसे मारे गए, साइंटिस्ट कैसे मारे गए, उस सब की रिपोर्ट्स तो आती है ना। ये रिपोर्ट आई है तो कमजोर कड़ी थे इसमें वो बॉडीगार्ड्स और वो ड्राइवर्स जो फोन रखने से बाज नहीं आए। बताइए, कोई कमांडर, साइंटिस्ट, लीडर अपने आप फोन ना रखे, लेकिन उसके साथ चलने वाले रखे। बात तो वही, वो जहां जहां जा रहे हैं वही ड्राइवर लेके जा रहा है, वो बॉडीगार्ड साथ चल रहे हैं। कौन कैसे बचेगा? 2-3 हेडलाइन देखिए ईरान की, मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ है। इस बात को जो ईरान का मुखालिफ मीडिया है, जो मौजूदा निज़ाम का मुखालिफ है और शाह का साथ देने वाला है, वो है ईरान इंटरनेशनल। मैं हमेशा कहता हूं मुखालिफ मीडिया को पढ़ा करें। जो 30 तारीख को खबर आज आ रही है, 25 अगस्त को इन लोगों ने ऐसी ही मिलती जुलती खबर लिखी थी। उसकी हेडलाइन थी, इसराइल यूज्ड व्हाट्सएप टू टारगेट ईरान ऑफिशियल्स ड्यूरिंग वॉर, एक्स मिनिस्टर सेज। इन्होंने 5 दिन पहले जो कह दिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स 5 दिन बाद, और दुनिया भर का मीडिया वो कह रहा है। जरूर मुखालिफों को पढ़ा करें, तभी वो खबर मिलती है जो प्रो मीडिया नहीं छापता। इसराइल ने व्हाट्सएप के जरिए ईरान के ऑफिशियल्स को टारगेट किया जंग के दौरान, और ये बात एक्स मिनिस्टर ने कही थी। इसी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी जांच वाच की, और ईरान के एक्स मिनिस्टर का नाम सुन लीजिए, फॉर्मर मिनिस्टर हैं मोहम्मद जवाद अजारी जहरोमी। उन्होंने ये बात कही थी कि व्हाट्सएप हैज अ लो रेजिस्टेंस टू साइबर अटैक्स। व्हाट्सएप साइबर अटैक्स को रोक ही नहीं सकता, बड़ा कमज़ोर है और उसकी सिक्योरिटी बहुत लो है। इसराइल ने इसी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। उन लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स में घुस गया और उसने सारी लोकेशन ट्रेस कर ली। मैसेजेस से पता चल गया कौन कहाँ जा रहा है। हाँ, हम आ रहे हैं चन्नू की दुकान के पास। लोग पहुँच गए, पहले से मिसाइल और ड्रोन ऊपर से सेट। ऐसे ही करके मुखबिरी होती है। ईरान ने 30 अगस्त को अपने तमाम शहीदों की तस्वीरें लगाकर एक आर्टिकल दिया कि ईरान के पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट यही सबसे ज़्यादा विक्टिम बने वेस्ट बैक्ड टेररिज्म के। मगरिब की तरफ से जो सपोर्टेड दहशतगर्दी थी, ये इन्होंने कहा, उसका सबसे ज़्यादा कौन निशाना बने? ईरान के पॉलिटिशियंस और साइंटिस्ट। और ये उनकी तस्वीरें जो ईरान से कुर्बत रखते हैं वो इन सबको पहचानते होंगे। और ये पिछले 40 सालों का हिसाब आज इस आंकड़े उसमें दिया गया है रिपोर्ट में। आज ही एक और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी में खबर छपी, हालांकि वो इससे अलहदा है, फिर भी ईरान्स मिलिट्री पावर टोटली अनअफेक्टेड बाय स्नैपबैक। स्पोक्समैन जो हैं ये ईरानी आर्मी के, उन्होंने कहा है, ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने ये बात कही, और इनका नाम जो है ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई निक है। इन्होंने कहा कि जो भी स्नैपबैक हम पर E3 लगा रहे हैं उससे हमारी मिलिट्री पावर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि ईरान को चाहिए कि और अपनी मिलिट्री पावर को, कुव्वत को मजबूत करें। अभी मुकाबला करने के लिए उनके पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं उन्हें बता दूं, जो उनके पास फाइटर जेट है वो शाह के ज़माने के हैं, बाबा आदम के ज़माने के। कोई मुकाबला नहीं, वो खड़े थे, उड़े भी नहीं, नीचे खड़े खड़े उन्हें निशाना बना के उड़ा दिया इसराइल ने, जैसे सीरिया में किया। सेम हाल हो रहा था। और इनके पास एडवांस फाइटर जेट्स इसलिए नहीं है, कोई कंट्री इन्हें पाबंदियों की वजह से भेजेगी नहीं। और जब फाइटर जेट्स नहीं होते हैं तो लोग मिसाइलें बनाते हैं। नॉर्थ कोरिया ने क्यों मिसाइलें बनाई? उनके पास भी फाइटर जेट्स नहीं है, क्योंकि ये बेचते नहीं। और ये सब है किसके पास? जर्मनी, फ्रांस, US, ब्रिटेन। किसी के पास राफेल है, किसी के पास आपका वो जो है F-16, F-35, ये सब है। तो ये चीज़ है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ईमानदारी से, मैंने कहा न्यूट्रल होके सुनेंगे। तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं अच्छी खबर नहीं सुनाते हो, मेरे पास किसी के वलीमे की खबर नहीं है। अच्छी खबर क्या होती मुझे नहीं पता, खबर खबर है, अच्छी लगे बुरी लगे वो आपके नज़रिए पे है। कुछ लोग कहते हैं ईरान की खबरें ज़्यादा दिखाओ, नो वे, सबकी खबरें दिखानी पड़ती हैं। ये ईरान का चैनल नहीं है, ये सऊदी का चैनल नहीं है, सबकी खबरें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।